करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यूपी पीएससी आरओ 2022 का क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये होगा आपका राइट आंसर, भूपेंद्र पटेल। आरओ में आया हुआ है 2022 में। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई रजनीकांत भाई पटेल है नाम है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इससे पहले थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया है, उसके स्थान पर आए हैं भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट देखते हैं। ये बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के ही सब क्वेश्चन हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? ये शुरू किया गया था, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन है। 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान को आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में घरों पर तिरंगा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का हाल ही में परीक्षण हुआ है? यह है आपका चांदीपुर सागर तट, उड़ीसा। देखिए, भी आया हुआ है क्वेश्चन आपका। चांदीपुर तट जो उड़ीसा के सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का परीक्षण हुआ है अभी हाल ही में। डी ऑप्शन है, नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। देखिए, करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट पेश किया था। पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, आपका ये पणजी में आयोजित हुआ था। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण पणजी में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ था। ये कब? 10 दिसंबर से 13 दिसंबर 2021 के बीच किया गया था। इसकी वस्तु थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन 21 जनवरी 2023 के बीच भोपाल में होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच भोपाल में इसका 8वां संस्करण हो चुका है। ठीक है, 7वां पणजी में हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो चीज़ आप नोट ना कर पाए फट से, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है। अगला है, सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो सबसे ऊंची सड़क बनाई है ये लद्दाख ने। अगला देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण हुआ है लद्दाख में। ऊंचाई भी दी है। देखिए, इस सड़क की लंबाई कितनी है? 52 किलोमीटर है। ठीक, जो पूर्वी लद्दाख के चुनूर सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है ये। तो सीमा सड़क संगठन से प्रश्न नोट कर लीजिएगा। इसी क्रम में अगला देखेंगे, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? नई शिक्षा नीति सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुई। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला बताया उत्तराखंड में बना आपको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत में पहली बार शुरू किया गया, लागू किया गया, शुरू तो था, लागू किया गया उत्तराखंड में बाल वाटिका के उद्घाटन के साथ पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। जबकि नई शिक्षा नीति का लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। तो देखिए, 2 पॉइंट हैं इस प्रश्न में।
नई शिक्षा नीति की प्रक्रिया को शुरू करने वाला तो बना उत्तराखंड, ठीक है, और कर्नाटक बना इसको लागू करने वाला। ठीक, नोट कर लीजिएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कर्नाटक में सबसे पहले लागू की गई और उस प्रक्रिया को शुरू करने वाला, ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजर ऑफिसर में आया हुआ 2022 में। एकनाथ शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे हैं आपके असंतुष्ट शिवसैनिक विधायक हैं। एकनाथ शिंदे असंतुष्ट शिवसेना विधायक हैं। असंतुष्ट शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। इस सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। तो सब करंट अफेयर क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो ये देखिए 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू 15वीं हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली। इससे पहले 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल रही थी। इनके विषय में आता है, एक प्रश्न आ भी चुके हैं। इससे पहले वो किस राज्य की राज्यपाल थी? तो देखिए 2015 से 21 तक वो झारखंड की राज्यपाल थी। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका कौन है? ये हैं निदेशक आईबी के। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। ठीक है, असम के रहने वाले हैं। ठीक, और 1998 बैच के हिमाचल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है? तो वो होगा आपका सामंत कुमार गोयल, ये रॉ के हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के सचिव सामंत कुमार गोयल हैं, रॉ के सचिव। इनको सेवा विस्तार 1 वर्ष के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। नोट कर सकते हैं आप, सामंत कुमार गोयल। अगला देख लीजिए करंट अफेयर, अग्निपथ योजना में सही पात्रता मापदंड क्या है? इसको देखते हैं, स्टार लगा हुआ इसमें। अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में कम अवधि के लिए शुरू की गई नई योजना। इसमें युवाओं की पात्रता मापदंड अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क के 10वीं पास और ट्रेडमेंट के लिए 8वीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरी की मांग करने हेतु सड़कों पर बवाल किया? तो देखिए सी ऑप्शन है पुरुलिया के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरी की मांग करते हुए सड़कों पर बवाल किया था। अग्निवीर से एक और क्वेश्चन है, देखिए अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवा कब शुरू करेगा? तो यह आपका ऑप्शन जून 2023 से। ठीक है, इनकी फर्स्ट बैच निकले हैं। नेक्स्ट, किसने भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया? तो वह हैं आपके यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिंह को भारी अंतर से हराकर राष्ट्रपति बनी। अभी ऐसे सबको बताया हमने, 15वीं राष्ट्रपति थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से 62, नोट कर लीजिए, एक बार लिख देते हैं, 52 से 62 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान इस अनुच्छेद में है, 52 से 62। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया? तो है 87। 25 मई 2022 को चुनाव आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अनुपालन हेतु बाध्य करने के लिए शुरू की गई पूर्ववर्ती कार्रवाई क्रम में मुख्य सचिव निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की अगुवाई में 86 पंजीकृत गैर
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। विकल्प में इसमें 86 ना होने के कारण इसमें 87 लिया गया है। देखिए ना, तो एग्जैक्ट संख्या कितनी बता रहा है? 86 है। निम्नलिखित देशों में किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? मॉरिशस। मॉरिशस में सबसे अधिक अप्रवासी भारतीय रहते हैं। ये ऑप्शन है आपका। सर्वाधिक अप्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में निवास करते हैं, जबकि दूसरे स्थान में यूएसए है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अनुसार सर्वाधिक अप्रवासी भारतीय क्रमशः मॉरिशस में रहते हैं, त्रिनाद, टोबैगो, फिजी में रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक अप्रवासी भारतीय रहते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन विद्यार्थियों कुछ ऐसे आ जाते हैं परीक्षाओं में जो कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं। कोई भी परीक्षा हो, एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे इसमें पूछा गया है बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 2021 में कि सबसे अधिक अप्रवासी भारतीय कहाँ रहते हैं। अब रहते तो हैं संयुक्त अरब अमीरात में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहते हैं यूएसए में। ठीक, और उसके बाद रहते हैं मॉरिशस में, त्रिनादो, टोबैगो और फिजी में। तो क्रम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, फिर मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैगो और फिजी। एक देख लेते हैं और। हाल में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग कहाँ जोड़ता है? अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको? देखिए, अटल रोहतांग सुरंग, अटल टनल जिसे कहते हैं, तो 3 अक्टूबर 2020 को आवागमन के लिए खोला गया रोहतांग सुरंग। इसकी लंबाई 9.02, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अटल टनल से क्वेश्चन आ भी चुके हैं, आए हुए क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। अटल टनल 9.02 किलोमीटर है। 3 अक्टूबर 2020 को आवागमन के लिए खोला गया। नाम क्या दिया गया? अटल टनल। मनाली को लेह से जोड़ता है। ये पूछा गया था ना, किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लेह से अटल टनल जोड़ता है। रोहतांग सुरंग भी इसको कहते हैं। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। कितना लक्ष्य रखा गया है? ये है आपका ई ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को 400 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 400 बिलियन नहीं, बिलियन डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो यह होगा सी, केरला है उच्चतम और निम्नतम है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है, 96.02, और जबकि आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 66.4। ठीक, क्वेश्चन ये देख लीजिए। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया था। ठीक, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पैट्रिक, नोट कर सकते हैं। डॉक्टर पैट्रिक WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948 को शुरू की गई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का? जिनेवा है में, जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगिक इकाई है ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी 1948 को। प्रश्नों से जुड़े अन्य फैक्ट भी आपको बता दे रहे हैं। चलिए, अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो है कामेश्वर चौपाल। ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर के भव्य और दिव्य निर्माण के लिए उद्देश्य एक ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की गई थे नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसमें कामेश्वर चौपाल बिहार से इनको नामित किया गया। नेक्स्ट है बीपीएससी का है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्वेश्चन है। भारत में मौजूदा कुल शिपयार्ड में कितने शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं? तो है सी ऑप्शन 20।
भारत में मौजूदा कुल 28 शिपयार्डों में 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, 2 राज्य क्षेत्रों के स्वामित्व में हैं, जबकि 20 जो हैं वो निजी क्षेत्र के शिपयार्ड हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट है नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से किन राज्यों के लिए शुरू की गई है? तो ये है किसके लिए शुरू की गई है? ये है आपकी, राइट आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो विशेष उद्योग पहल शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में। पहल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं अटल टनल बताया था, पहल देख लीजिए। राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में शुरुआत की गई। बताया आपको। उड़ान योजना भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? टियर 2 और टियर 3 शहरों में एक उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ उड़े देश को आम नागरिकों के दृष्टिकोण का पालन करते हुए आम नागरिकों के आकांक्षाओं को पूरा करना, ये उड़ान योजना का पहल का उद्देश्य है। ठीक है, विशेष उद्योग का। अगला है ओएनजीसी की निगम के रूप में स्थापना कब की गई? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन 1956 में। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की निगम के रूप में स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और खनन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ओएनजीसी की स्थापित किया गया है, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता मिली है अक्टूबर 1959 में। मुख्यालय कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक, स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक, और वैधानिक मान्यता इसको मिली थी 1959 में। देहरादून उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है। आयुष का क्या अर्थ है? आयुष देखते हैं। आयुष को आपने सुना होगा कोरोना काल के दौरान आपने खूब। ठीक है, आयुष का मतलब होता है, ए है ऑप्शन, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक, आयुष के विषय में देख लेते हैं थोड़ा। पूरा नाम है, आयुर्वेद बता दिया पूरा नाम। आयुष भारतीय चिकित्सा प्रणाली की संक्षिप्त नाम है जो दशकों से प्रचलित है। आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक विभाग के रूप में की गई थी। चिकित्सा और होम्योपैथिक विभाग 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष कर दिया गया। ठीक है, तो आयुष का लक्ष्य बीमारियों को कम करना, लोगों के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। नेक्स्ट है देखिए 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो इसको कहते हैं CUET। सुना होगा, मालूम होगा आपको। CUET होता है ना अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए CUET। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फुल फॉर्म है एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का निर्णय लिया है। CUET का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NT के द्वारा किया जाता है। आयोजन नेक्स्ट है, कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये आपका C है, फुटपाथ विक्रेता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना नोट कर लीजिए, ना मालूम हो सकता है आपको। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, फुटपाथ विक्रेताओं के लिए योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह में शहरों में फेरी करने वाले पथ विक्रेताओं, शहरी इलाकों में आसपास में रेहड़ी लगाने वालों के लिए व्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। नोट कर लीजिए, पहला होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में
12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं बल्कि अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नोट कर लीजिए, विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ है? भारत में है, कोचीन में है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? अच्छे क्वेश्चन है। सी है, देखिए, तीन मूर्ति भवन। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ। तीन मूर्ति भवन पूर्व में जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था यहाँ, तो इसको संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो यह है कर्नाटक। 14 अप्रैल 2022 को कर्नाटक राज्य के स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु, कर्नाटक में हुई। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2020 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का प्रारंभ वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। SBMG 2.0 SBMG के पहले चरण के लिए की निरंतरता है। नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जो धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? इजी है, आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इसमें परिकल्पना की गई है कि धुआं मुक्त भारतीय ग्रामीण समाज होगा। ये नोट करने वाला पॉइंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये देख लीजिए, 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया में, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसे पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा महोबा, उत्तर प्रदेश में की गई थी। तो शुरुआत बलिया में हुई थी। 2.0 सेकेंड नंबर महोबा में, इसका 10 अगस्त 2021 को इसको पुनः इसका उद्घाटन किया गया। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ 1600 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। 1600 रुपये मिलते हैं। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रवीण कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, मंडी परिषद में आया हुआ ये प्रश्न 2022 में। तो प्रवीण कुमार हैं आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मॉरिशस। तो तीसरे नंबर पर मॉरिशस वो देश है जहाँ अभी हमने पढ़ा है आपको कि तीसरे नंबर पर है वो देश जहाँ सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारतीय निवास करते हैं। अगला देखते हैं, अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है सुमन बेरी। योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है, आपको पता होगा। तो अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला। राजीव कुमार इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार, ठीक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अब सुमन बेरी। अगला है, किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है केरला। केरल राज्य में नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम केरल में शुरू हुआ है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर हमने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखिए, यूपी में, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है स्थापित। ध्यान से देखिए, 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मुख्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। 21 और परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए कह रहे हैं। अमृत सरोवर पहला भारत का उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। रामपुर के पटवई में 3115 वर्ग मीटर में इस सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देख लीजिए,
आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये हुआ है बीजापुर में। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र की स्थापना वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जांगला गांव में की गई है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्र में उच्च विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा, जिसका नाम है, शुरू की गई है? तो श्रेष्ठा योजना की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय ने की है? इसमें आवासीय है, देख लीजिए। श्रेष्ठा की शुरुआत का शुभारंभ हुआ है 3 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? ये देखिए, इसके द्वारा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में सीट उपलब्ध कराना है। प्रतिवर्ष कक्षा 9 से 11 में लगभग 3000 छात्रों के चयन की इसमें संभावना है। तो श्रेष्ठा के विषय के बाद हम चलते हैं, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो उसका नाम है भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयम्बटूर में से हरी घंटी दिखाकर रवाना किया गया। तो हरी झंडी दिखाकर कोयम्बटूर से रवाना किया गया है भारत की जो पहली निजी ट्रेन है। नाम बता दिया आपको, भारत, इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है यह ट्रेन जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक की यात्रा करेगी। इस ट्रेन को रेलवे ने एक निजी सेवा प्रदाता कंपनी साउथ स्टार रेल को 2 वर्षों को लिए लीज दिया गया। आपको मालूम है रेलवे में भी निजीकरण की शुरुआत हो गई है, तो 2 वर्ष के लिए इसको लीज पर दिया गया है। चलिए, टूरिस्ट ट्रेन है ये। भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के 3 राजधानियां विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्र का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पेश किया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 2020 में आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया। तो उनका कहना है कि 3 राजधानियां होंगी, हम विधायी के लिए अलग, कार्यकारी और न्यायिक के लिए अलग। ठीक है, इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी इन्होंने राजधानी रखने का प्रस्ताव किया है, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव किया है। अगला है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में सही कौन सा है? तो आपको 1 और 2 बताना कौन सा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। 1 नंबर का है। दूसरे नंबर का, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार सकते हैं या सीमित है? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। ई कॉमर्स के विषय में 2 नंबर सही है आपका। अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये लिमिटेड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? लौह अयस्क के 2 प्रमुख उत्पादक कौन से 2 राज्य हैं, बताइए। देखिए, आपका ये है आंसर। इसमें डेटा हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य देखिए, ये है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 51.16%, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और झारखंड, 4 हैं प्रमुख। तो लौह अयस्क के लिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड।
देखिए इसमें क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विषय में कौन सा सही है ये बताना है। 1 और 2 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, पहला कथन है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है, ठीक है, 14 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि कंपनियों को और लोगों को, इन्वेस्टर को भी लाना और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको भी लाना। 1 और 2 दोनों सही हैं, बी ऑप्शन। चलिए मेक इन इंडिया से 70 प्रश्न देख लें, डिटेल देख लेते थोड़ा। सितंबर 2014 में मेक इंडिया कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है, कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना, ठीक है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% तक करना है। आपको मालूम है द्वितीयक क्षेत्र भारत का विनिर्माण है, तो इसका उद्देश्य है 25% तक विनिर्माण यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में योगदान हो जाए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो 15.4% है, ठीक है। 25% था उद्देश्य, 15.4 तक पहुंचा है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर निबंध से किसने हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे हस्ताक्षर? आपका है ऑप्शन नंबर सी, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। भारत के विदेशों से ही नहीं, चीन पाकिस्तान से ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी सीमा विवाद है, जिसमें देखिए मार्च 2022 में असम और मेघालय के बीच अंतर राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे हेतु समझौता हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। पूरा 5 दशक पुराने सीमा विवाद का अंत इस समझौते के साथ हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कृषि सिंचाई योजना है प्रधानमंत्री जी की, इसमें के बारे में बताना है कौन सी बात सच है। इस क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण कंजर्वेशन हेतु प्रारंभ किया गया था, सही है। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ाना था, ये भी सही है। फर्म जल की दक्षता में सुधार करना, ये भी उद्देश्य था। और सतत सस्टेनेबल जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना, जैसे पहले वाटर कंजर्वेशन के जो तरीके थे उसको लागू करना, ठीक। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सब सही है इसमें। चलिए विद्यार्थियों डिटेल थोड़ी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि योजना प्रारंभ किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार और राज्यों की हिस्सेदारी जो है 75-25 की है, ठीक। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में अनुपात क्या है? 10:90:10, 90% देगी सेंट्रल और 10% होगा राज्यों का। इसे क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के कंजर्वेशन प्राप्त हेतु प्रारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य तो बता ही दिया आपको, ठीक है। अगला देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाना है आपको। कौन सी योजना कब शुरू हुई कि ये बताना है। देखिए स्किल इंडिया की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को, ठीक। स्किल इंडिया। नमामि गंगे कब शुरू हुई? जून 2014 की योजना है, ठीक। नमामि गंगे 14 की है, स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 की है। स्टार्टअप जो है वो 16 की है। डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 की योजना है, ठीक। तो देखिए हमने आपको बता दिया, इसको याद कर लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। नमामि गंगे तो बताया आपको 14 की है, और एक रह गया आपका स्किल इंडिया 15 की है योजना। अगला है नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना को पहचान करना है, बताना है कौन सी योजना है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक, इस योजना का नाम है।
नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बल्कि लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन तक हम आपको बताएंगे। इसमें भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और 3 के परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीनेशन की सिफारिश की गई है? वो है आपकी कोवैक्सीन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण बोर्ड की विशेषज्ञ समिति द्वारा 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा बनी है, विकसित है कोविड-19 वैक्सीन, जिसको कहते हैं कोवैक्सीन। किसके द्वारा बनी है? भारत बायोटेक द्वारा। इसको सिफारिश की गई है या ICMR, भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी और निष्क्रिय टीका है, जिसको वैक्सीन बनाने वाली बायोटेक कंपनी हैदराबाद में स्थित है। ये हैदराबाद में बायोटेक कंपनी ने बनाया है। नाम क्या है? कोवैक्सीन, ठीक है। 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए, 50 क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हम और ऐसे वीडियो आपके लिए बनाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भर्ती परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, ये आ चुके हैं। इससे रिलेटेड आ जाते हैं जो टॉपिक, ये हम आपके लिए प्रश्न पढ़ रहे हैं, और साथ में चीज़ें जो और उससे जुड़ी हुई हैं वो भी आ जाते हैं। इस प्रश्न से अगर मान लीजिए नहीं मिल पाता है तो कभी कभी जैसे इसमें हैदराबाद हमने आपको बताया, इससे जो प्रश्न से जुड़े हुए चीज़ें उससे आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन परीक्षाओं में। चलिए फिर मिलेंगे। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।